हेलो गाइस, मैं हूं भुवन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर। और आज मैं आपके बीच उपस्थित हूं प्रीपोजिशन के कंटिन्यूएशन चैप्टर प्रीपोजिशन पार्ट 2 के साथ। और आज मैं आपको प्रीपोजिशन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ होने जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले ये बता दूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अंत तक देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन पार्ट 2। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी में कारक के 5-7 विभक्तियों जैसे में, पर, को, ईटीसी से हमारा काम चल जाता है। हिंदी में इन्हीं कारक के 4-5 जो विभक्ति के चिन्ह हैं, जैसे में, पर, को, से इत्यादि, इनसे हमारा काम चल जाता है। लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है? इंग्लिश में इन्हीं विभक्तियों के लिए दर्जनों प्रीपोजिशंस का यूज़ होता है। तो अब इसके बारे में सबसे पहले हम कुछ फैक्ट्स को समझते हैं। फैक्ट्स। फर्स्ट फैक्ट क्या है? अंग्रेजी के एक ही विभक्ति के लिए, हिंदी के एक ही विभक्ति के लिए इंग्लिश में कई प्रीपोजिशंस का यूज़ होता है। ये तो पहला फैक्ट हुआ कि हिंदी के एक ही विभक्ति के लिए इंग्लिश में कई प्रीपोजिशंस का यूज़ होता है। सेकंड फैक्ट क्या है? एक ही शब्द के साथ अलग अलग अर्थों में अलग अलग प्रीपोजिशंस का यूज़ होता है। सेकंड फैक्ट हुआ कि एक ही शब्द के साथ अलग अलग अर्थों में अलग अलग प्रीपोजिशंस का यूज़ होता है। थर्ड फैक्ट है खास शब्द के साथ खास प्रीपोजिशन का यूज़ होता है जिसे हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी कहते हैं। यानी प्रीपोजिशन से रिलेटेड अब तक जो हम लोगों ने बात समझा वो ये है कि हिंदी में कारक के 5-7 विभक्तियों जैसे में, पर, को, से इत्यादि,
के लिए अंग्रेजी में, इंग्लिश में दर्जनों प्रीपोजिशंस का यूज़ होता है। और 3 फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड। पहला जो फैक्ट है वो ये है कि हिंदी के एक ही विभक्ति के लिए इंग्लिश में कई प्रीपोजिशंस का यूज होता है। जैसे मान लिया जाए हिंदी का एक विभक्ति है मे, उसी मे के लिए आगे हम लोग देखेंगे कई सारे प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल होता है। जैसे वह कमरे में है, वह कमरे में प्रवेश किया, इसके लिए अलग अलग प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल होगा, लेकिन हिंदी में हम हर जगह सिर्फ में ही का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा सेकंड है, एक ही शब्द के साथ अलग अलग अर्थों में अलग अलग प्रीपोजिशंस का यूज़ होगा। यानी शब्द एक ही है और उसके साथ अलग अलग अर्थों में अलग अलग प्रीपोजिशंस का यूज़ होगा। थर्ड एंड लास्ट है, खास शब्द के साथ खास प्रीपोजिशंस का यूज़ होता है। जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगता है, उसके साथ वही प्रीपोजिशन लगेगा, दूसरा नहीं लगेगा, जिसे हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन के नाम से भी जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट का स्टडी करेंगे और सेकंड का स्टडी करेंगे, फिर थर्ड जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे हिंदी का एक विभक्ति है में। आइए में के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे सिर्फ में को हम अलग अलग प्रीपोजिशंस के साथ ट्रांसलेट करेंगे। जैसे फर्स्ट है, वह कमरे में है, वह कमरे में है। यहाँ में जो वर्ड है उसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ही इज़ इन द रूम। यहाँ में की अंग्रेजी हुआ इन, यानी में के लिए, इस हिंदी के में विभक्ति के लिए अंग्रेजी में इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ। सेकंड, वह कमरे में प्रवेश हुआ, वह कमरे में प्रवेश हुआ। He got into the room. He got into the room. वह कमरे में प्रवेश हुआ। यहाँ में विभक्ति के लिए into प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है। थर्ड, हमारे प्रत्येक हाथ में 5 उंगलियां हैं। हमारे प्रत्येक हाथ में 5 उंगलियां हैं। We have 5 fingers on each hand. यहाँ देखिए, में, हिंदी के में विभक्ति के लिए ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ। हमारे प्रत्येक हाथ में 5 उंगलियां हैं। वी हैव 5 फिंगर्स ऑन ईच हैंड। ओके, अब देखिए फोर्थ, बैंक ऑफ बड़ौदा में उसका एक खाता है। He has an account at या with the बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ देखिए, हिंदी के में विभक्ति के लिए अंग्रेजी में एट और विथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट फिफ्थ देखें,
उसके सिर में एक भी बाल नहीं है। उसके सिर में एक भी बाल नहीं है। He has no hair on his head. On his head. यहाँ देखें सिर में, यहाँ में हिंदी के में विभक्ति के लिए अंग्रेजी में ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है। आगे भी देखें। सिक्स्थ सेंटेंस देखें। वह थाली में खा रहा था। He was eating off or from a dish. D-I-S-H. He was eating off a dish या from a dish। यहाँ थाली में, इस में विभक्ति के लिए अंग्रेजी में ऑफ, O-F-F ऑफ और फ्रॉम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट। उसके गले में एक माला था। उसके गले में एक माला था। He had a garland about his neck. About his neck. यहाँ गले में, उसके गले में एक माला था। He had a garland. He had a garland about his neck. यहाँ में विभक्ति के लिए about प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हिंदी के सिर्फ एक विभक्ति में के लिए, अब जैसे देखिए नेक्स्ट। वह कुएं में गिर गया। वह कुएं में गिर गया। He fell into the well. He fell into the well. यहाँ कुएं में, इसमें विभक्ति के लिए into प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है। इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि सिर्फ हिंदी के एक विभक्ति में के लिए कैसे अलग अलग प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल हुआ है। अब हम आगे, ये तो हुआ फैक्ट नंबर 1। फैक्ट 1 के अंतर्गत हमने इसे पढ़ा। अब हम फैक्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। फैक्ट 2 में मैंने बताया था कि एक ही शब्द के साथ अलग अलग अर्थों में अलग अलग प्रीपोजिशंस का यूज होता है। फैक्ट 2। फैक्ट 2 में बताया कि हिंदी के एक ही शब्द के साथ अलग अलग अर्थों में अलग अलग प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा। यहाँ देखिए एक वर्ड है D-I-E-D, डाइड मीन्स मर गया। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस, ही डाइड ऑफ कैंसर। ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मर गया। यहाँ कैंसर एक रोग है, इसलिए प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल हुआ। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी रोग से मरता है तो ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा, ही डाइड ऑफ कैंसर। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से मरता है, किसी कारण से, तो देखिए कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा। ही डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड या वुंड। ही डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड या वुंड।
अगर रहता कि वह घाव से मर गया तो ही डाइड फ्रॉम वुंड, वह खून की कमी से मर गया, खून की कमी के कारण ही डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड। यहाँ कमी के बारे में बता रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ की कमी के कारण यानी किसी कारण से मरता है तो डाइड फ्रॉम, रोग से मरता है तो डाइड ऑफ। अब देखिए थर्ड, ही डाइड फॉर नेशन। यहाँ फॉर कॉज बता रहा है, कॉज CAUSE कॉज, वह राष्ट्र के लिए मरा यानी राष्ट्र के कारण, राष्ट्र के हित में, राष्ट्र की भलाई के लिए उसने अपनी जान दी। ही डाइड फॉर नेशन। नेक्स्ट देखें, ही डाइड थ्रू THROUG, ही डाइड थ्रू नेग्लेक्ट, ही डाइड थ्रू नेग्लेक्ट यानी वह लापरवाही के द्वारा, अगर नेग्लेक्ट से कोई व्यक्ति मरता है तो डाइड थ्रू हो जाएगा, ही डाइड थ्रू नेग्लेक्ट। नेक्स्ट देखें, ही डाइड इन द बैटल, ही डाइड इन द बैटल, वह युद्ध में मर गया। ही डाइड इन द बैटल, युद्ध में मरने पर इन प्रीपोजिशन आया। अब देखिए सिक्स्थ, ही डाइड बाय वायलेंस, ही डाइड बाय वायलेंस, अगर हिंसा के द्वारा किसी व्यक्ति की मौत होती है तो बाय प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि अगर कोई व्यक्ति किसी रोग से मरता है तो डाई ऑफ, अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से मरता है तो डाई फ्रॉम, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ के हित के लिए मरता है तो डाई फॉर, अगर नेग्लेक्ट से मरता है, लापरवाही से, तो डाई थ्रू, अगर युद्ध में मरा, युद्ध भूमि में, तो डाइड इन द बैटल, अगर हिंसा से मरता है तो डाई बाई। अब देखें कुछ और एग्जाम्पल, जैसे एक वर्ड है, वर्ब है एग्री, AGREE, एग्री एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सहमत होना, सहमत होना, ओके, सहमत होना। अब देखें कि डिफरेंट सिचुएशंस में, अलग अलग अर्थों में एग्री वर्ब के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कैसे होता है। फर्स्ट, he is agree with me, he is agree with me, वह मुझसे सहमत है, या he agrees with me, ऐसे भी कह सकते हैं, he agrees with me, यहाँ agrees एक वर्ब है। he agrees with me यानी कि अगर कोई आदमी से आदमी सहमत होता है तो एग्री विथ का इस्तेमाल होता है। आदमी से अगर आदमी सहमत हो, यहाँ ही जो है वो मी से सहमत है, आदमी से आदमी सहमत हो तो एग्री विथ। लेकिन सेकंड एग्जांपल देखें, ही इज नॉट एग्री ऑन दिस डेट, ऑन दिस डेट, अगर कोई भी व्यक्ति किसी तारीख पे सहमत या असहमत होता है तो उस एग्री ऑन का इस्तेमाल होता है। तारीख पे सहमत होने न होने पे ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा। अब देखिए थर्ड, ही इज एग्री टू माई प्रोपोजल, ही इज एग्री टू माई प्रोपोजल, एग्री टू माई प्रोपोजल, यहाँ अगर कोई व्यक्ति किसी प्रस्ताव पे सहमत होता है तो टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। ओके, अब एंग्री के साथ देखें,
ANGREE, एंग्री। एंग्री का मतलब होता है क्रोधित। ANGRY, सॉरी, ANGRY, एंग्री मीन्स क्रोधित, क्रोधित। ओके। फर्स्ट, he is angry, he is angry with me, angry with me, वह मुझसे क्रोधित है। एंग्री, अगर कोई आदमी किसी आदमी से क्रोधित होता है तो एंग्री विथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर कोई आदमी किसी दूसरे आदमी के व्यवहार से क्रोधित हो तो एंग्री एट। देखें, शी इज एंग्री एट माई बिहेवियर, एट माई बिहेवियर, शी इज एंग्री एट माई बिहेवियर, वह मेरे व्यवहार पे क्रोधित है। इस तरीके से हम लोगों ने फैक्ट 2 के अंतर्गत देखा कि एक ही वर्ड के साथ अलग अलग अर्थों में अलग अलग प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सिर्फ 2 ही फैक्ट पढ़ेंगे। फिक्स्ड प्रीपोजिशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।